हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यथार्थवाद उपागम। ठीक है दोस्तों, क्या समझना है आज हमको? यथार्थवादी उपागम, जिसको जो है किसने लाया था? मॉर्गेनथाउ ने लाया था। किसने लाया था? मॉर्गेनथाउ ने लाया था। और जो इसकी जो अध्ययन है, इसकी जो पढ़ाई है, कहाँ की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में की जाती है। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छा से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, यदि आपको वो समझ में आ चुका है तो इससे भी समझने में आसानी लगेगी। और यदि उसका वीडियो आपने मेरा अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट करें और उस वीडियो को जाकर देखें। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का क्या वैल्यू है। ये जो यथार्थवाद आपको पढ़नी है, जिसको किसने लाया था? मॉर्गेनथाउ ने लाया था। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए हम जो है दो प्रकार के राजनीतिक चीज़ों को पढ़ते हैं, दो प्रकार की राजनीतिक दशाओं को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा आदर्शवाद और दूसरा है हमारा यथार्थवाद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सिद्धांत है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक पहला ऐसी राजनीति जो आदर्शवाद पर निर्भर करती हो और दूसरी ऐसी राजनीति जो यथार्थवाद पर निर्भर करती हो। ठीक है, अब जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अलग अलग है। इसका कुछ अलग नीति तो दूसरे का कुछ अलग नीति। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है इनकी नीतियाँ। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है? मानव प्रकृति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक संस्थाओं से क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति विशिष्ट अलग अलग है। ठीक है, दोनों की जो दृष्टिकोण है वो क्या है? अलग अलग है। किन दोनों की? आदर्शवादी और यथार्थवादी की। ठीक है, मुख्यतः इस पर हमको यथार्थवादी पर क्या करना है? विशेष फोकस करना है। लेकिन आदर्शवादी को जो है हमको इसमें थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि ये दोनों जो ऐसी राजनीतिक थी, नीतियाँ थीं, जिनसे क्या होते थे, यहाँ के जो लोग थे वे शासक करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु आपको बनाना है आदर्शवाद दृष्टिकोण। क्या बनाना है? आदर्शवाद दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण क्या था? आदर्शवाद दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसमें क्या है? लोगों को अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा माना। आदर्श मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, यानी कि बेहतर। इसमें क्या था कि जब भी कभी लोगों के बीच समस्याओं का जन्म होता था ना, तो यहाँ के लोग जो है चुपचाप से क्या करते थे? यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बोल देते थे कि ये गलत है। ठीक है, और इसके लिए क्या करते थे? उन्होंने ठहराया किसको? इसका उचित ज्ञान और अवबोध के अभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। उनको जो है अपनी रियलिटी नहीं समझ में आती थी कि मैं वास्तव में क्या हूँ। आदर्श मतलब ये हमेशा अपने आप को अच्छा ही मानते थे। ठीक है, और क्या करते थे? अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी समाज की कल्पना करते थे, जिसमें किसका उपयोग करते थे? तर्क की उपयोग करते थे, शिक्षा का उपयोग करते थे और विज्ञान का उपयोग करते थे, और अपना कल्याण करना चाहते थे और चाहते थे कि इसी कल्याण से हमारा प्रगति हो रहा है। यानी कौन मानते थे? आदर्शवाद के लोग, यानी जो आदर्शवादी थे। आदर्शवादी को जो है सबसे पहले किसने दिया था? याद रखिएगा, आई थिंक प्रोफेसर विल्सन ने दिया था, जो अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसको भी मैंने पहले के वीडियोज़ में पढ़ा चुका है। ठीक है, आदर्शवादी लोग क्या करते थे? शिक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, ये सब की सहायता से क्या करते थे? विश्व को अच्छा मानते थे, अच्छा बनाने की कोशिश करते थे और कहते थे कि हम जो है शांतिमय तरीके से विश्व को क्या करूँगा? बनाऊँगा। ठीक है, ये थी आदर्शवादी। अब जो है हम समझने का प्रयास करते हैं कि यथार्थवादी क्या था, यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, अब यथार्थवादी जो दृष्टिकोण था ना, यथार्थ का मतलब ही होता है कि जो सही है, जो रियलिटी है, वास्तव में जो चीज़ें हैं उसको मानना। ठीक है, तो ये क्या करती थी? ये बताई हम लोगों को कि असली में जो हमारे विश्व की जो स्थिति है ना, वो क्या है? थोड़ी मोड़ी गड़बड़ है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम जो है किसी एक दूसरे के जो देश हैं उसकी भलाई की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए जो यथार्थवाद दृष्टिकोण इससे अलग है, क्योंकि आदर्शवाद अच्छाई को बताता था। अब यथार्थवाद दृष्टिकोण से क्या है? इन्होंने ये बताया कि शुद्ध नैतिक मान्यताओं से जो है क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी भी विश्व समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम सही सोचेंगे तो हम विश्व में अपना स्थान नहीं रख सकते हैं। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण बताता है। इसको आगे समझाएंगे कैसे।
ठीक है। अब जो है इसमें क्या था कि इसमें वैमनस्य, संघर्ष आदि जो है मौजूद रहता है। लोगों के प्रति जो है हम लोग कूटनीति का प्रयोग करते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। समाज में शक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है ना एक दूसरे से, एक दूसरे राज्यों से क्या होती है, हमारी कंपटीशन चलती है कि हम उससे आगे हो जाएं, ठीक है। और इस प्रकार की जो राजनीति थी, इस प्रकार की जो नीति थी, उसको हम आदर्शवादी ना कहकर यथार्थवादी कहते थे। और इसमें क्या था, आप कितनों भी कुछ कर लो, संघर्ष करो, कुछ भी करो, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ कब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करती थी और वो थी यहाँ की कूटनीति, ठीक है। यानी कूटनीति से हम क्या कर सकते थे, किसी भी कंपटीशन को दबा सकते थे। यही यथार्थवाद ने बताया और इस देश की सच्चाई को बताया। उन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था को अगर हम लोग नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यथार्थवाद को अपनाना पड़ेगा। और वही राजनीति आज के इस दुनिया में हो रही है, लेकिन हमें क्या किया जा रहा है, आदर्शवादी बताया जा रहा है। लेकिन सही मायने में अगर सफलता हासिल करना हो तो शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तब जो है हम क्या कर पाएंगे, एक अलग राज्य और एक अलग राज्य की जो शक्ति है उसको मजबूत कर पाएंगे, अपने हित की रक्षा कर पाएंगे। ये यथार्थवाद ने हमें बता दिया था, ठीक है। अब जो है यथार्थवाद, आदर्शवाद को जानने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि मॉर्गेनथाउ जो थे उसकी जो यथार्थवाद जो नीति थी उसमें क्या था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मॉर्गेनथाउ है उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में उस समय हिटलर का शासन चल रहा था। किसका, हिटलर का। इसको जो है मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है। उस समय किसका शासन चल रहा था, हिटलर का शासन चल रहा था, ठीक है। अब जब हिटलर का शासन चल रहा था ना, तो उसने क्या किया, 6 नियम प्रतिपादित कर दिया। इन्होंने यथार्थवाद का सिद्धांत के लिए 6 नियम दिए, ठीक है। अब सभी नियमों को एक एक करके पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखें, सही मायने में ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और हर एक टॉपिक आपको समझ भी आएगा, ठीक है। अब पहला नियम क्या था उसको समझते हैं। पहला नियम किसका, मॉर्गेनथाउ का। मॉर्गेनथाउ ने किसकी सिद्धांत दी थी, यथार्थवादी की सिद्धांत दी थी। यथार्थवादी क्या था, जो रियलिटी को दर्शाता था, वास्तव में हमारे देश में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्भर कर रही है, उसको बताती थी, ठीक है। पहला नियम क्या था, पहला नियम जो था दोस्तों हमारा, वो था राजनीतिक पर प्रभाव डालने वाले सभी नियम की जो जड़ें हैं वो मानव प्रवृत्ति में होती हैं। देखिए, पहला नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया कि यथार्थवादी जिस प्रकार से काम करेगी ना, यथार्थवादी जो समाज होगी ना, वो क्या करेगी, वहाँ के मानव की प्रकृति पर निर्भर करेगी, वहाँ के मानव के स्वभाव पर निर्भर करेगी। क्या करेगी, यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा तर्क देते हैं, उसी के आधार पर यहाँ सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा। ये किसका कहना था, मॉर्गेनथाउ का कहना था। इन्होंने ये भी बताया, यथार्थवाद में क्या बताया, कि चाहे सत्य हो चाहे मत हो, उस पर भेद करना संभव है। यानी सही बोलो या मत लो, यानी किसी का विचार लो, दोनों को जो भेदभाव है उसको करना जो है संभव है। कहाँ, यथार्थवाद में। क्यों, क्योंकि जो सत्य होता है ना, वहाँ साक्ष्य और तर्क संगत होता है, सबूत होता है, उसके तर्क होते हैं। लेकिन जहाँ मत होता है ना, वहाँ व्यक्तिनिष्ठ तथ्य होते हैं। व्यक्ति अपने हिसाब से क्या करते हैं, विचार देते हैं। तर्क क्या करता है, बुद्धि से क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, क्या करने का, विश्लेषण करने का, पता लगाने का प्रयत्न करेगा कि राजनीति को आखिर क्या चाहिए, राजनीति में आखिर क्या उद्देश्य है, किसको हमको पूरा करना है, ठीक है। यानी कहने की मतलब है कि वास्तव में तथ्य जो है या परिणाम जो है, उसकी अगर पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हैं तो किसी भी चीज़ की अगर आपको कल्पना करनी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कल्पना करनी है, इसको सही करना है, राजनीति में एक निश्चित सिद्धांत लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। तर्क जैसे नीति समझ में आनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए, किसको हमको अपनानी है, किसको नहीं अपनानी है, ठीक है। अब जो है दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम जो है मॉर्गेनथाउ का था, राष्ट्र हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी राष्ट्र हित जो है, किसी भी राष्ट्र का हित जो होगा उसको किसके रूप में प्रभावित किया जाएगा, शक्ति के रूप में प्रभावित किया जाएगा। यानी किसी भी देश के पास
किसी भी देश के पास यदि शक्ति होगी, यानी कहने का मतलब पावर होगा, तो क्या करेगा, वो अपने राष्ट्र के हित को आसानी से पा सकता है। राष्ट्र को जो राष्ट्र के लिए जो सोचा है वो पा सकता है। इन्होंने ये बताया मॉर्गेनथाउ ने अपने शब्दों में कि जो भी स्वार्थ है, यानी जो भी हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पा सकते हैं। कब पा सकते हैं? जब हम यथार्थवाद जैसे चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है, इनके अनुसार जो है शक्ति एक ऐसी धारणा थी ना, शक्ति एक ऐसी धारणा थी जो क्या कर सकती थी, किसी भी राष्ट्र हित की पूर्ति कर सकती थी। आप क्या चाहते हैं उसको पूरा कर सकती थी। यानी शक्ति को इसने बताया कि आप पावर रखते हैं तो किसी भी चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। शक्ति के प्रयोग से राजनीतिक तथ्यों को समझ सकते हैं, यहाँ के विवेक को समझ सकते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ स्थापित करना है किसी लोगों के बीच में, किसी देश के लोगों के बीच में, सरकार के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो आप इजी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि हित जो है, यानी हमारी जो भलाई है, सबसे पहले किस पर निर्भर करती है? सुरक्षा में, कि आप कितने सुरक्षित हैं, दूसरे देश से जो है आप कितने सुरक्षित हैं, तब जाकर आपके हित जो है संभव हो सकती है। और अगर हित की सुरक्षा करनी है तो आपको शक्तिमान होना पड़ेगा, यानी शक्तिवान होना पड़ेगा, शक्तिशाली होना पड़ेगा, और उसको पावर अर्जित करना पड़ेगा। इस चीज़ को जो है इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि यदि हम शक्ति को अलग कर देते हैं तो समझिए कि अपना हित जो है उसको अलग कर देते हैं, अपनी भलाई को अलग कर देते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो यथार्थवाद था ना दोस्तों, वे अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र और धर्म से बहुत अलग था। ठीक है, ये जो यथार्थवाद था ये अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और धर्म से बहुत अलग था। इन्होंने इसके अंदर ये भी बताया कि अगर हमको विदेश नीति को समझना है, क्या था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, हमको दूसरे की कमजोरियों को समझना है। तो दूसरे को कमजोरियों को जब समझ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो राजनीतिक होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, उसका तत्व भी होता है विदेश नीति। इसको नहीं समझेंगे तो कैसे राजनीति करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ों को समझना है तो वहाँ के लोगों की मानवता को समझना पड़ेगा, वे क्या सोचते हैं, उनकी नैतिकता क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस टॉपिक में बस इतना ही है। यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत बस ये कहता है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की चीज़ों को कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसको सोचना बंद कर दें और डायरेक्ट अपनी हित के लिए शक्ति का प्रयोग करें। और शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप अपने हितों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी आप जो है उसी की ओर ध्यान दीजिए जहाँ से आपकी फ़ायदा होती है, अपनी शक्ति को मजबूत कीजिए। कुल मिला के यहाँ पे शक्ति का मतलब संघर्ष और संघर्ष का मतलब राष्ट्र की हित, राष्ट्र का फायदा, इसी को इन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा नियम क्या है दोस्तों, तीसरा नियम जो है हमारा वो है राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। यानी राष्ट्र हित जो है उसका कोई समय नहीं होता है, समय समय पर क्या होता है उसकी अर्थ जो है बदलती रहती है, ये इन्होंने बताया। इन्होंने बताया अगर आप राष्ट्र हित चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप जो है राष्ट्र हित चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्र हित को अपनाने के लिए कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं रखना पड़ेगा। आपको समय समय पर परिस्थिति के आधार पर अपने समय को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, लोगों की, अलग देशों की विदेश नीति को समझना पड़ेगा। और जो दूसरे देशों की विदेश नीति है वह क्या होती है, बदलते रहती है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको भी समय समय पर राष्ट्र हित को बदलना पड़ेगा और तभी जाकर क्या कर सकते हैं, आप इन परिस्थितियों को बदलकर, इन वातावरण को समझकर क्या कर सकते हैं, राष्ट्र हित की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इस टॉपिक में इतना ही कहा था। उसके बाद जो है हमारा चौथा नियम इन्होंने क्या दिया, चौथा नियम इन्होंने दिया विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। विवेक क्या है दोस्तों, विवेक मतलब जो होता है ज्ञान, कि हम अपना किस प्रकार से अपनी ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर अपनी अच्छी ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो हम राजनीति में जो है एक अच्छी कदम रख सकते हैं और राजनीति में हम जो है सफल हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि आप यदि नैतिक महत्ता के प्रति सचेत हैं
नैतिक महत्ता के प्रति सचेत है तो आप राजनीति और नीति शास्त्र में कभी भी भेद जो है, स्पष्ट भेद स्वीकार कर सकते हैं कि राजनीति और नीति शास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, इन्होंने अपने विचार में ये कहा कि आप जो है नैतिक मूल्यों पर अगर चलेंगे, नैतिक साधन का, सिद्धांत का यदि प्रयोग करेंगे तो संभावित है कि आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं। यानी यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्र को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए, यानी कि सोच बूझकर करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि एक व्यक्ति है वह कहेगा कि मेरे लिए जो न्याय है वो न्याय है, लेकिन अगर उससे विश्व को नष्ट हो जाए तो भी न्याय है, तो ऐसा कहना क्या अधिकार है? नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं है। अरे बुड़बक, यदि किसी को हित हो रही है लेकिन उससे पूरी देश को हानि हो रही है तो कौन सा हित, क्या चीज़ का हित? इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और नैतिक तरीके से समझते हुए क्या करनी है, अपनी सुरक्षा को खतरे में कभी भी नहीं डालना है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि यदि आप नैतिक कृत्यों पर राजनीतिक परिणामों पर ध्यान देंगे तो राजनीतिक में जो है नैतिकता असंभव है। ठीक है, नैतिकता मतलब क्या? अच्छे गुण, अच्छे तरीके से सोचना, अच्छे तरीके से कार्य करना, ये सारे चीज़ें जो हैं वो असंभव हैं। ठीक है, ये जो है इन्होंने यहाँ इस टॉपिक में बताया था। इन्होंने बताया था जो सबसे बड़ा गुण था क्या, अस्तित्व रक्षा, वो क्या करना है, उसको राजनीति का सबसे बड़ा गुण था। क्या करना, अस्तित्व की रक्षा करना। हम अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, अपने गुण को क्या कर सकते हैं, अच्छा तरीक़ा से बचा सकते हैं। इसके लिए जो है इन्होंने इन सब चीज़ों में इस टॉपिक में इसको बताया। पांचवा टॉपिक क्या है मित्रों? पांचवा टॉपिक जो है वह हमारा है राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से अलग करना। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम टॉपिक को समझिए। क्या है, राष्ट्र का जो नैतिक मूल्य होगा ना वो सार्वभौमिक मूल्यों से अलग होगा। लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, आप अंधविश्वास में रहो, किसी पर विश्वास करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम राष्ट्र के लिए केवल सोचेंगे, किसी के लिए गलत हो जाए सही हो जाए मतलब नहीं। जैसे कि थोड़ा देर के लिए आप समझो कि जो है मान लो कि कोई राज्य जो है वह क्या करेगा, एक नैतिक मूल्य पर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसको राज्य को देखना है, अपने देश को वो जो है उतना महत्व देता है, लेकिन क्या करता है, सबसे पहले राज्य के लोगों की भलाई की सोचता है और वो क्या करेगा, आदर्श मानने लगेगा। और यथार्थवाद में ऐसा था क्या? नहीं। अगर दूसरा देश हम पे आक्रमण करेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी आक्रमण करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने इस विषय में, इस टॉपिक में इसी चीज़ की जानकारी दी है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है यदि आप नैतिक आदर्श पर चलेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, इतना याद रख लो कि आप कभी भी दुष्परिणामों से नहीं बच सकते हैं। लेकिन यदि आप नैतिक आदर्शों को भूल गए तो समझ लो कि आप परिणाम के रास्ता पर पहुंच गए। यदि आप अगर अच्छा ही सोचेंगे, थोड़ा देर के लिए समझ लो कि आज जो है भारत क्या करता है, भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को क्या करता है, एक तरह से अच्छा मानता है जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति क्या सोचता है उससे मतलब नहीं है, ये राष्ट्र क्या सोचता है, हम जो है पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन चीन क्या करता है, भारत के क्षेत्रों को लूटने में लगा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है भाईचारा निभा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, यथार्थवाद नीति को अपना रहा है और इसी यथार्थवाद नीति के कारण हम एक दिन जो है क्या हो जाएंगे, डूबते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको भी क्या करना है, यथार्थवाद नीति को अपनाना है, मुँह तोड़ जवाब देनी है। यथार्थवाद नीति मतलब जो रियलिटी है उसको माननी है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम कानून नहीं। समझे, ये चीज़ को जो है इसमें डिफाइन किया गया था। उसके बाद जो है छठा नियम क्या है, जो सबसे अंतिम नियम है कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए स्वायत्तता क्या होता है, स्वायत्तता होता है स्वतंत्रता। ठीक है, अब स्वतंत्र व्यक्ति कब होगा, जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार से नियम कानून शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं होगा। वह अपने आप में भरोसा करेगा और इसी विश्वास से क्या करेगा, अंतिम निर्णय तक पहुंचेगा और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का परिचय देते हुए क्या करेगा, किसी भी कानून को ना भी माने उससे मतलब नहीं, अपने हित की भलाई चाहेगा। यथार्थवाद तो यही कहता है ना, आप किसी की परवाह नहीं करो, आप बस आगे बढ़ो। ठीक है, इसी चीज़ को जो है इन्होंने इस टॉपिक में कहा, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इन डिटेल जो इसको यही बताया, आपको इसमें वही चीज़ पुट करनी है कि सरकार जो है वो स्वतंत्र रूप से होगी। अब जब स्वतंत्र होगी तो सही निर्णय लेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी और क्या करेगी, एक दिन अच्छे निर्णय लेकर अपने राष्ट्र का उत्थान करेगी। और क्या कहता है हमारा ये यथार्थवाद, आपको तो सिर्फ सक्सेस चाहिए,
कुछ भी करो, क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। तो आप कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है? तो ये छठा नियम यही बताता है, आप स्वतंत्र रहो, यानी स्वतंत्र अगर कोई देश है तभी वो अपनी राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा पकड़ बना सकता है। ठीक है, अब जो है इनमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। क्या है वे चीज़? ये वही है कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है ना, गैर राजनीतिक नियमों को कभी भी उपेक्षा नहीं करता है, कभी भी इस तत्वों को नहीं मानता है। ठीक है, इनके अधीन जो है वे अपने आप को कभी भी मानता है, कभी नहीं मानता, यानी वो स्पष्ट रूप से उसका विरोधी है और गैर राजनीतिक तत्वों नियमों को ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास दूसरे पे कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ख़त्म है। इसके बाद जो है राजनीतिक यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्या के कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पक्षों को बल देना। ठीक है, क्या करता है? ये मानव स्वभाव को स्वीकार करता है कि एक इंसान कैसी सोच रखता है उसको स्वीकार करता है और उसके आधार पर क्या करेगा? दूसरे पर वार करेगा। आप समझेंगे किसी दूसरे जो आपकी पड़ोसी है या आपके जो दुश्मन है उसकी नीति को समझेंगे तब तो आप क्या कर पाएंगे? दूसरे देश पर आक्रमण कर पाएंगे ना। तो ये जो है मानव स्वभाव को क्या करता है? स्वीकार करता है। दैट्स ऑल। उसके बाद क्या है? यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं ना तो आप सांसारिक इच्छा में कभी भी नहीं जाइएगा। आप संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर एक राजनीतिक पुरुष से है तो आपको जो है इन सभी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है सबसे मेन चीज़ जो इसमें है, जो एकदम लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मॉर्गेनथाउ का योगदान क्या था। इन्होंने तो अपने सिद्धांत दे दी, आदर्शवाद का जगह हम यथार्थवाद ला दिया, इन्होंने बता दिया कि हमको किसी दूसरे देश पर कैसे बहिष्कार करनी है। तो ये जो है ये कैसे जो है किसी अध्ययन पर, किसी राजनीतिक अध्ययन पर हेल्पफुल है वो समझेंगे। ठीक है, इसको जो है अलग से आप क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखाना है क्या? निष्कर्ष या परिणाम। इनके जो सिद्धांत थे ना उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी। क्या थी? कमियां थी। लेकिन ये भी बात है कि इस सैद्धांतिक अध्ययन में, किसके सैद्धांतिक? अंतर्राष्ट्रीय राज्य के अध्ययन में इनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है और जो है बहुत सारे लोगों ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतकार भी कहा है और बहुत सारे लोग जो है इनको आलोचना भी करते हैं। होते हैं ना, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग नीचे गिराने वाले भी होते हैं। उसी प्रकार से जब ये आगे बढ़ रहे थे तो कुछ लोगों ने इनको जो है गलत ठहरा दिया। ठीक है, अब जो है क्विंसी राइट, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो है इसको अपूर्ण माना। अपूर्ण मतलब कि इसको अधूरा माना। किसको? मॉर्गेनथाउ थे, उनके जो योगदान थे, उनके जो नीतियाँ थी उसको अलग माना, मतलब समझो कि उसको पूरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इसमें से किसी तत्व का तो जिक्र ही नहीं किया, ना विवाद का जिक्र किया, ना संघर्ष का जिक्र किया, सीधे युद्ध की जिक्र कर दिया। सीधे जो है दूसरे से क्या करनी? रियलिस्टिक दिखाना है, इसलिए जो है ये इसको अधूरा मानते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ रेमो आरो का भी है जिसकी राष्ट्रनीति विचारधारा है, इसको आप समझ लीजिएगा। 2 लाइन की चीज़ें हैं। उसके बाद जो है सबसे लास्ट आते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि थी उसको जो है यथार्थवाद में एक दिशा प्रदान करने का काम मॉर्गेनथाउ ने किया था और जिसका योगदान को आज भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो आप मानो या ना मानो, अगर आपको किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ बनानी है तो यही वो चाबी है, यही वो कुंजी है। कौन सी चाबी? यथार्थवाद की चाबी, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कर सकती है? एक बहुत बड़ा स्तर दिला सकती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट में जो है 2 लाइन इसमें लिख देना है। क्या लिख देना है? कि यदि आप किसी भी प्रकार के, क्या ये जो यथार्थवाद है किसी भी कपाट को खोल सकता है, एक द्वार को खोल सकता है जो बंद है। ठीक है, और इसी सैद्धांतिक अध्ययन जो है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। किसकी सैद्धांतिक अध्ययन? राजनीतिक सैद्धांतिक अध्ययन। किसकी देन? मॉर्गेनथाउ की देन। कौन सी देन? यथार्थवाद की देन। दैट्स ऑल दोस्तों, ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो क्या करो? इस वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो? चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब करो और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी कभी हम अपने चैनल में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करें तो आपकी जो फ़ोन है उसकी भी घंटी बजे।